नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के सामने 357 रनों की चुनौती पेश की है। बारिश से प्रभावित मैच में दूसरे दिन पूरी हुई पारी में भारत ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए। भारत के लिए विराट कोहली और केएल राहुल ने शतक जमाए। इससे पहले भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 56 और शुभमन गिल ने 58 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने कल यानी रविवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। रविवार को 24.1 ओवर का खेल हुआ था और भारत ने 2 विकेट पर 147 रन बनाए थे। कभी किसी ने सोचा होगा कि आरएसएस के अंदर भी बगावत हो जाएगी और नई राजनीतिक पार्टी बनाने की नौबत आ जाएगी। दरअसल ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कुछ पूर्व प्रचारकों ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम जनहित पार्टी रखा गया है। ऐसे में यह पार्टी बीजेपी के साथ अन्य पार्टियों को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती दे सकती है। संघ के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने इस उद्देश्य से की गई बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। जैन ने कहा, हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। जैन ने कहा कि हमने जनहित पार्टी का गठन किया है क्योंकि अभी सारे राजनीतिक दलों की राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कुकी-ज़ो समुदाय के भाजपा विधायकों पर सीधा हमला बोलते हुए भाजपा के एक विधायक ने कहा है, अगर वो शांति के लिए काम करने के बारे में गंभीर नहीं हैं और केवल अलग प्रशासन की मांग पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो इस्तीफा दे दें और दूसरे राज्य से चुनाव लड़ लें। भाजपा विधायक राजकुमार इमोज सिंह ने कहा, ये तथाकथित विधायक दूसरे राज्य के कार्यालय में उपस्थित होते प्रतीत होते हैं। क्या वो सभी हमारे राज्य में शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए प्रति गंभीर हैं? और ये किसी अन्य राज्य के नेता जिसके एजेंडा अलग है उसके साथ चर्चा करने के बारे में कैसे संभव? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कथित तौर पर अपनी मजदूरी मांगने पर एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्हें बेरहमी से पीटा गया जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि घटना 25 अगस्त को हुई थी, लेकिन मृतक के परिवार को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्षीय मृतक विनय कुमार ने आरोपी दिग्विजय यादव से अपनी मजदूरी मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने 4 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। विनय को उनकी मजदूरी का भुगतान करने के बजाय दिग्विजय ने कथित तौर पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई। द वायर से बात करते हुए विनय के भाई शेर बहादुर ने कहा, उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से थे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े बयान को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो बाला साहेब ठाकरे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रबल समर्थक थे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे के बयान से ये साबित हो गया है कि विपक्षी गठबंधन वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे। बता दें, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की एक जनसभा में कहा था कि राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को अयोध्या बुलाया जा सकता है। लोग ट्रकों और बसों में भरकर जाएंगे, लेकिन उनके लौटने के समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अफसरों के खिलाफ 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में भी सीबीआई को अब केंद्र से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला दिया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित करने का उसका 2014 का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू होगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE अधिनियम की धारा 6A का प्रावधान 11 सितंबर 2003 को इसके शामिल किए जाने के दिन से ही अमान्य है। इसका मतलब यह है कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अब उस सुरक्षा कवच का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो उनको पूर्व में मंजूरी के रूप में मिला हुआ था। बता दें, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार DSPE अधिनियम की धारा 6A के तहत सीबीआई को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की जरूरत होती थी। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के सरनेम को लेकर विवादास्पद बयान दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी ने देश को आज़ाद किया और आप लोगों यानी नेहरू गांधी परिवार ने सरनेम को हड़प लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये लोग डुप्लीकेट गांधी बन गए। वो सवाल करते हैं कि आप कौन से फॉर्मूले पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूले पर गांधी होता है। इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, आपका नाम आपके पिता श्री कैलाश नाथ शर्मा जी से ही पड़ा ना, वैसे ही राजीव जी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा और वही उनके पोते का भी हुआ। गिरे हुए तो आप बहुत हैं, सड़े हुए भी काफी हैं। वैसे असम के मुख्यमंत्री बीजेपी में पहले शख्स नहीं है जिन्होंने गांधी सरनेम को लेकर आरोप लगाया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी तक इसको लेकर आरोप लगा चुके हैं, वो भी संसद में। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में गदर 2 की सक्सेस को लेकर चौंकाने वाली बात कही। नसीरुद्दीन ने कहा कि फिल्में जितनी ज़्यादा कट्टरपंथियों वाली होती हैं उतनी ही वो पॉपुलर होती हैं। उन्होंने कहा, अपने देश से प्यार करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके बारे में ढोल पीटना काफ़ी नहीं है और आपको काल्पनिक दुश्मन भी बनाने होंगे। इन लोगों को यह एहसास नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत नुकसानदायक है। गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों की भारी सफलता के बारे में बोलते हुए नसीरुद्दीन ने कहा कि हालांकि उन्होंने फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन उन्हें यह परेशान करने वाला लगता है कि इन फिल्मों को भारी सफलता मिल रही है, जबकि फिल्म मेकर सुधीर शर्मा, अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता को ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिलती है। G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से और मोदी से मीडिया को सवाल करने से रोकने के बाद अब बाइडेन ने वियतनाम पहुंचकर मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि पीएम मोदी की उनके साथ जिन मुद्दों पर खास चर्चा रही उनमें मानवाधिकार और मीडिया की आज़ादी जैसे मामले भी शामिल थे। बाइडेन ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की तरह यहाँ भी पीएम मोदी और जो बाइडेन प्रेस के साथ एक साझा बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद बाइडेन ने मोदी के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। इसमें कहा गया कि जब प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई तब अमेरिकी प्रेस को दोनों नेताओं की नज़र से दूर एक वैन में कैद कर लिया गया था। ये उन पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए एक असामान्य स्थिति थी जो अपने देश और दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जाते हैं और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति को देखते और रिकॉर्ड करते हैं। जो बाइडेन को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, जिसके बाद उन्होंने वियतनाम जाकर मीडिया से बात की। उनके ट्वीट को रीट्वीट कर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि हमें खेद है कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वियतनाम जाना पड़ा। कांग्रेस ने बाइडेन को मीडिया से बात करने से रोकने पर कहा है कि मोदी बाइडेन से कह रहे हैं न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न करने दूंगा। इसका कोई असर नहीं हुआ। बाइडेन वियतनाम में वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने भारत में मोदी के सामने कही थी, मानवाधिकारों का सम्मान करने, नागरिक समाज की भूमिका और प्रेस स्वतंत्रता की। सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी EGI के अध्यक्ष और 3 सदस्यों की गिरफ्तारी पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। पहले ये रोक 11 सितंबर तक थी। सोमवार को सुनवाई होने पर अदालत ने कहा कि मणिपुर पुलिस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 मेंबर्स के खिलाफ दर्ज 2 FIR पर कोई भी कठोर कदम ना उठाए। मणिपुर सरकार की ओर से सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि EGI सदस्यों को कुछ और समय के लिए गिरफ्तारी से छूट दी जा सकती है। मामले को अन्य मामलों की तरह मणिपुर हाईकोर्ट में भेजा जाए। कनाडा के कई शहरों में खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यक्रम में सिख बड़ी संख्या में पहुंचे। जिस समय ये जनमत संग्रह चल रहा था, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में आए कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में नई दिल्ली की चिंताओं से अवगत कराया। लेकिन ट्रूडो ने अपने देश में तमाम तरह की स्वतंत्रता का हवाला देकर अपने शब्दों में इसका जवाब दिया। बता दें, कनाडा में सिख आबादी भारत के बाद सबसे ज़्यादा है। कनाडा और भारतीय मीडिया के मुताबिक खालिस्तान जनमत संग्रह पर वोट रविवार को ब्रिटिश कोलंबियन प्रांत सरे में गुरु नानक गुरुद्वारे में आयोजित किया गया। जून में इसी गुरुद्वारे के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ G20 की आड़ में LG 420 को छिपाया जा रहा है। जब अशोक परमार नाम के IAS अफसर इस गबन को सामने लाते हैं तो उनका साल में 4-5 बार ट्रांसफर और LG द्वारा अपमान किया जाता है।
वहीं अशोक परमार जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के नाम लेते हैं उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा, जो अधिकारी जम्मू कश्मीर में जल जीवन योजना के भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन्हें प्रमोशन दिया जाता है और इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अनियमितताएं बाहर न आए उसके लिए योजनाओं को बांट दिया जाता है। इसके साथ ही कंपोजिट टेंडर की प्रथा को अनदेखा कर दिया जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।